welcome to Avion Education. In this video, we are going to cover the continuation of CAR 147. But before starting, don't forget to like, subscribe and press the bell icon. अब नेक्स्ट टॉपिक है एग्जामिनेशन. इसमें जो है एग्जामिनेशन स्टाफ की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सिक्योरिटी ऑफ क्वेश्चंस की. अगर कोई भी स्टूडेंट चीटिंग करता हुआ मिलता है या फिर कोई अनफेयर मीन्स यूज़ करते हुए मिलता है तो फिर वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा उस एग्जामिनेशन से, और एटलीस्ट 12 मंथ्स तक, जिस डेट को वो इंसिडेंट हुआ था उससे 1 ईयर तक वो कोई भी एग्जामिनेशन नहीं ले सकता है. और अगर कोई एग्ज़ामिनर मिलता है कि किसी भी एग्ज़ाम के टाइम पे वो स्टूडेंट्स को क्वेश्चन प्रोवाइड कर रहा है, आंसर प्रोवाइड कर रहा है, तो फिर वो पूरा का पूरा एग्ज़ाम जो है वो वॉइड माना जाएगा, मतलब कैंसल्ड हो जाएगा. और साथ ही साथ में जो एग्ज़ामिनर है वो भी डिसक्वालीफाइड हो जाएगा. इन दोनों ही केस में DGCA को विद इन 1 मंथ इन्फॉर्म किया जाएगा. एक्चुअल जो क्वेश्चंस होते हैं किसी भी एग्ज़ामिनेशन के वो डिटर्मिन करते हैं एग्ज़ामिनर्स. जो एग्ज़ामिनेशन है वो कंप्यूटर बेस पे भी हो सकता है, हार्ड कॉपी पे भी हो सकता है, या फिर दोनों के कॉम्बिनेशन पर भी हो सकता है. और एक चीज़ और है, जब एग्ज़ामिनर डिसक्वालीफाइड हो जाता है तो फिर DGCA डिटर्मिन करेगी, यानी डिसाइड करेगी कि उस एग्ज़ामिनर को, डिसक्वालीफाइड एग्ज़ामिनर को फिर से वापस रखा जाएगा या फिर नहीं, और अगर रखा जाएगा तो कब से रखा जाएगा. सो ये था ऑल अबाउट एग्ज़ामिनेशंस. अब नेक्स्ट टॉपिक है MTOE यानी मेंटेनेंस ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन एक्सपोजिशन. पहले देख लेते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें मेंशन्ड होती हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें एक स्टेटमेंट होता है साइंड बाय अकाउंटेबल मैनेजर, जिसमें वो कहता है कि जितनी भी MTOE है एंड उससे जितने भी एसोसिएटेड मैनुअल्स हैं सभी इन कंप्लायंस विद CAR हैं एंड हमेशा कंप्लाइड रहेंगे विद दिस CAR. साथ ही साथ में जितने भी नॉमिनेटेड पर्सन्स हैं उनका टाइटल, उनका नेम, हर चीज़ उसमें मेंशन्ड होगी. ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होएगी एंड एक चार्ट होगा जिसमें बताया जाएगा कि किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या क्या चेन है, मतलब कौन किसके अंडर आ रहा है. और सभी ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर्स, नॉलेज एग्जामिनर्स एंड प्रैक्टिकल असेसर्स की लिस्ट होएगी. और कहाँ कहाँ पर ट्रेनिंग एंड एग्जामिनेशन फैसिलिटीज़ है, मतलब उसका लोकेशन, जनरल डिस्क्रिप्शन, हर चीज़ उसमें मेंशन्ड होएगी. और साथ ही में मेंटेनेंस ट्रेनिंग का जो कोर्स होगा जिसकी वजह से अप्रूवल मिली है उसकी पूरी लिस्ट होगी. उसमें अमेंडमेंट का प्रोसीजर होगा कि किस तरह से इसको अमेंड किया जाएगा, कौन अमेंडमेंट करेगा, कैसे अप्रूवल होगी, कैसे क्या होगा, हर चीज़ इसमें मेंशन्ड होगी. जो MTOE है और जितने भी सब्सिक्वेंट अमेंडमेंट्स होंगे उसकी अप्रूवल DGCA करेगा. बट जो छोटे अमेंडमेंट्स हैं यानी माइनर अमेंडमेंट्स हैं वो एक्सपोजिशन प्रोसीजर से किए जा सकते हैं, जिसको कहा जाएगा इनडायरेक्ट अप्रूवल. एक रिकमेंडेड फॉर्मेट MTOE का इसकी अपेंडिक्स 1 में ऑलरेडी दे दिया है कि इस तरह से MTOE बन सकता है, जिसको अभी हम लोग एंड में देखेंगे. उसके बाद में अब बात करते हैं प्रिविलेजेस ऑफ MTO, यानी क्या प्रिविलेजेस मिलते हैं अप्रूवल के बाद. अप्रूवल के बाद एक MTO बेसिक ट्रेनिंग कोर्स करवा सकता है CAR 66 सिलेबस का, जिस स्कोप में उसे अप्रूवल मिली है. और साथ ही साथ में एग्जामिनेशन यानी मॉड्यूल एग्ज़ाम्स करवा सकता है ऑन बिहाफ ऑफ DGCA सिर्फ तब जब उसे परमिशन मिल चुकी है. इशू कर सकता है COFR यानी सर्टिफिकेट ऑफ रिकॉग्निशन, यानी कंप्लीशन के टाइम पे वो सर्टिफिकेट इशू कर सकता है. साथ ही साथ में ट्रेनिंग, नॉलेज एग्जामिनेशन, प्रैक्टिकल असेसमेंट करवा सकता है सिर्फ उन लोकेशंस पर जिसके बारे में अप्रूवल सर्टिफिकेट में मेंशन किया गया है या फिर MTOE में मेंशन किया गया है. नेक्स्ट इज चेंजेस टू मेंटेनेंस ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन. अब अगर मेंटेनेंस ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन में कोई ऐसा चेंज आता है या आने वाला है जो कि अप्रूवल को अफेक्ट कर सकता है तो फिर पहले ही DGCA को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा ताकि DGCA डिटर्मिन कर सके कि अभी भी कंप्लायंस विद CAR हो रही है या नहीं और कैसे होगी, और अगर ज़रूरत है तो DGCA MTO का जो अप्रूवल सर्टिफिकेट है उसको अमेंड करें. इस केस में DGCA बताएगा कि किन कंडीशंस के अंदर MTO ऑपरेट करेगा, तब तक जब तक DGCA डिटर्मिन ना कर ले कि मेंटेनेंस ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन का अप्रूवल सस्पेंड करना पड़ेगा. अगर DGCA को ऐसा लगता है कि सस्पेंड करना पड़ेगा तो वो सस्पेंड कर देगा, बट अगर ऐसा नहीं करता है वो तो फिर वो कंडीशंस देगा कि किस कंडीशंस के अंदर मेंटेनेंस ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन वर्क करेगा.
और अगर DGCA को इन्फॉर्म नहीं करेंगे ऐसे चेंजेस के बारे में तो इससे सस्पेंशन भी हो सकता है या रिवोकेशन भी हो सकता है अप्रूवल सर्टिफिकेट का। नाउ नेक्स्ट इज़ कंटिन्यूड वैलिडिटी। एक अप्रूवल की, एक MTO की अप्रूवल की वैलिडिटी 5 इयर्स की मैक्सिमम होती है और ये लिमिटेड होती है टू द वैलिडिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट, यानी जो एग्रीमेंट किया गया है विद अदर मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशन अपना प्रैक्टिकल करवाने के लिए, उसके ऊपर भी लिमिटेड होती है, यानी उसकी भी वैलिडिटी उतनी ही होनी चाहिए। और अगर खुद ही का, ये तभी एप्लीकेबल है कि अगर आप कहीं और से कॉन्ट्रैक्ट करवा रहे हैं, अगर आपके पास खुद से फैसिलिटी है प्रैक्टिकल करवाने की तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जो कंटिन्यूड वैलिडिटी होती है अप्रूवल की, वो डिपेंड करती है कि ऑर्गेनाइजेशन में हर चीज़ CARs के कंप्लायंस से हो रही है। DGCA ऑफिशियल्स को ग्रांट किया जा रहा है कि वो आकर चेक कर सकें हर चीज़, कॉन्ट्रैक्टेड ऑर्गेनाइजेशन की भी चेक कर सकें, इंक्लूडिंग कॉन्ट्रैक्टेड ऑर्गेनाइजेशन की हर चीज़ इस CAR के कंप्लायंस में हो रही है या नहीं। और अगर सर्टिफिकेट सरेंडर हो गया है या रिवोक हो गया, इस पर भी डिपेंड करता है। और साथ ही साथ में जो कॉन्ट्रैक्टेड ऑर्गेनाइजेशन है वो खुद DGCA की रिक्वायरमेंट से कंप्लाई कर रही है या नहीं कर रही है, और जो कॉन्ट्रैक्ट में टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी थी उससे कंप्लाई कर रही है या नहीं। और साथ ही साथ में जो अप्रूवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो खुद ही से विड्रॉ कर लिया या फिर लिमिट कर दिया गया अगर स्टूडेंट में एनी बैच ऑफ स्टूडेंट कॉन्जिक्यूटिव फॉर 2 इयर्स, यानी 2 लगातार ईयर्स के लिए कोई भी स्टूडेंट का एडमिशन अगर नहीं होता है तो फिर और इससे भी अप्रूवल सर्टिफिकेट पे अफेक्ट करेगा। और उसके बाद में अगर सरेंडर या रिवोकेशन करता है कोई भी तो फिर अप्रूवल का जो सर्टिफिकेट है वो वापस DGCA को रिटर्न कर दिया जाएगा। सो देखा जाए ऑल टुगेदर कंटिन्यूड वैलिडिटी डिपेंड होती है इंटरनल ऑडिट पर, रेगुलेटरी ऑडिट पर यानी जो DGCA करता है, सर्वेलेंस पर और स्पॉट चेक बाय DGCA पर। इंटरनल ऑडिट का जो प्रोग्राम होता है आने वाले यानी सक्सीडिंग 1 ईयर का यानी 12 मंथ्स का, जब एप्लीकेशन दिया जाएगा रिन्यूअल ऑफ अप्रूवल का, उस टाइम पे उस प्रोग्राम को प्रोवाइड किया जाएगा। और ऑडिट जो होगा उसको 15 डेज़ के अंदर, उस जिस दिन वो कंप्लीट हुआ है उसके 15 डेज़ के अंदर उसकी रिपोर्ट सबमिट की जाएगी। नाउ नेक्स्ट इज़ फाइंडिंग्स। फाइंडिंग्स 2 होती है, लेवल 1 फाइंडिंग एंड लेवल 2 फाइंडिंग। लेवल 1 फाइंडिंग में 4 चीज़ें आती हैं। कोई बड़ा नॉन कंप्लायंस विद एग्जामिनेशन प्रोसेस जिसकी वजह से एग्जामिनेशन को इनवैलिड माना जा रहा हो, या फिर फेलियर टू गिव DGCA ऑफिशियल्स एक्सेस जबकि उनकी 2 रिटर्न रिक्वेस्ट आ चुकी है, उसके बाद भी हम लोग फेलियर हो गया DGCA ऑफिशियल्स को एक्सेस करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन की फैसिलिटीज़, या फिर अकाउंटेबल मैनेजर की कोई कमी, लैक ऑफ अकाउंटेबल मैनेजर, या फिर सिग्निफिकेंट नॉन कंप्लायंस विद ट्रेनिंग प्रोसेस। ये चारों चीज़ें आती हैं लेवल 1 फाइंडिंग में। अब बात करते हैं लेवल 2 फाइंडिंग की। लेवल 2 फाइंडिंग में कोई भी नॉन कंप्लायंस विद ट्रेनिंग प्रोसेस, वो ट्रेनिंग प्रोसेस का नॉन कंप्लायंस जो कि लेवल 1 में नहीं आ रहा है, यानी वो सिग्निफिकेंट नहीं है। सो जैसे ही नोटिफिकेशन आता है इन फाइंडिंग्स का, जो होल्डर ऑफ मेंटेनेंस ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन अप्रूवल है वो करेक्टिव एक्शन प्लान डेमोन्स्ट्रेट करेगा इसको DGCA को विद इन अ पीरियड एग्रीड बाय DGCA। अगर रेक्टिफिकेशन विद इन 3 डेज़ नहीं हो पाया तो फिर रिवोकेशन, सस्पेंशन, लिमिटेशन हो सकता है अप्रूवल का। और लेवल 1 की फाइंडिंग्स जैसी ही मिलती हैं वो फ़ौरन इंटीमेट किए जाएगी टू DGCA, और लेवल 2 फाइंडिंग्स रिजॉल्व किए जाएंगी, मतलब सॉल्व किया जाएगा विद इन 30 डेज़। अब आता है सब पार्ट C, दैट इज़ एयरक्राफ्ट बेसिक ट्रेनिंग। सो इसमें स्टार्ट करते हैं विद द अप्रूव्ड बेसिक ट्रेनिंग कोर्स। अप्रूव्ड बेसिक ट्रेनिंग कोर्स में बेसिक नॉलेज ट्रेनिंग होगी, नॉलेज एग्जामिनेशन होगा, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होगी और साथ ही साथ में प्रैक्टिकल असेसमेंट होगा। नॉलेज ट्रेनिंग जो होगी उसमें पूरा जितना भी जो स्कोप है, जो रिलेटेड लाइसेंस के जो भी रिलेटेड सब्जेक्ट्स हैं अकॉर्डिंग टू CAR 66 वो सभी कवर होंगे। उसके बाद में जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एलिमेंट है उसमें प्रैक्टिकल यूज़ ऑफ टूल्स, इक्विपमेंट्स और कैसे असेंबली एंड डिसेंबली करना है किसी भी पार्ट्स की, एयरक्राफ्ट की, मतलब रेलेवेंट एयरक्राफ्ट पार्ट्स की, तो ये सभी चीज़ें प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एलिमेंट में आएगी। उसके बाद में प्रैक्टिकल असेसमेंट एलिमेंट में प्रैक्टिकल ट्रेनिंग आएगी और ये चीज़ आएगी कि स्टूडेंट कॉम्पिटेंट है या नहीं है टूल्स एंड इक्विपमेंट्स को यूज़ करने के लिए,
और हर चीज़ वो वर्क कर रहा है इन अकॉर्डेंस विद मेंटेनेंस मैनुअल्स। अगर कोई स्टूडेंट अपनी कैटेगरी से किसी दूसरी सब कैटेगरी या कैटेगरी में कन्वर्ट करना चाहता है, अपना लाइसेंस मतलब कन्वर्जन करना चाहता है, तो इस चीज़ का जो ड्यूरेशन है वो डिसाइड होगा ऑन बेस्ड ऑफ असेसमेंट ऑफ बेसिक ट्रेनिंग सिलेबस और रिलेटेड प्रैक्टिकल नीड्स पर। हर लाइसेंस कैटेगरी या सब कैटेगरी में डिवाइड हो जाएगा, उसके मॉड्यूल्स सब मॉड्यूल्स डिवाइड हो जाएंगे कि कौन सा मॉड्यूल किस में ज़रूरत है किस में नहीं है। उसके बाद में जहाँ पे मेंटेनेंस ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन कॉन्ट्रैक्टेड है, मतलब प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एलिमेंट या तो पूरा या तो कुछ पार्ट उसका कहीं और कॉन्ट्रैक्टेड है, किसी और एएमओ को लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट हुआ है, तो फिर जो दूसरा ऑर्गेनाइजेशन है वो इस बात का ध्यान रखेगा कि सभी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एलिमेंट प्रॉपरली कैरी आउट हो रही है एंड हर चीज़ स्कोप ऑफ अप्रूवल के अकॉर्डिंग हो रही है। और जो 30% ऑफ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एलिमेंट है, यानी जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग सिलेबस है, जो उसका 30% एक्चुअल मेंटेनेंस वर्किंग एनवायरनमेंट में होगा। और ये लिस्ट प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एलिमेंट की जो जहाँ जहाँ ज़रूरत है, मतलब कौन सी एक्चुअल में है और कौन सी वहाँ पे ज़रूरत है, मतलब कौन सी के लिए एक्चुअल मेंटेनेंस वर्किंग एनवायरनमेंट की ज़रूरत नहीं है, ये सभी चीज़ें MTOE में मैंशनड होंगी। मैक्सिमम नंबर ऑफ़ ट्रेनिंग आवर्स पर डे थ्योरेटिकल ट्रेनिंग के लिए 6 आवर्स से ज़्यादा नहीं हो सकता है। एक ट्रेनिंग आवर का मतलब होता है 60 मिनट्स ऑफ ट्यूशन, जिसमें ब्रेक्स, एग्जामिनेशन, रिवीजन, प्रिपरेशन एंड एयरक्राफ्ट विजिट एक्सक्लूडेड है। अगर DGCA को ऐसा लगता है कि इस स्टैंडर्ड से डिविएट कर सकते हैं, मतलब एक्सेप्शनल केस पे, उस केस पे DGCA अलाउ कर सकता है। ये प्रिंसिपल स्पेशली इम्पॉर्टेंट है केसेस में जब थियोरेटिकल और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग सेम टाइम पर हो रही है, या फिर ट्रेनिंग और नॉर्मल मेंटेनेंस ड्यूटी या अप्रेंटिसशिप सेम टाइम पर हो रहा है। उसके बाद में बात होती है अटेंडेंस की एट द टाइम ऑफ ट्यूशन आवर्स। तो ये मिनिमम 90% होनी चाहिए, यानी 90% से कम मिनिमम पार्टिसिपेशन टाइम नहीं माना जाएगा, यानी अटेंडेंस 90% से कम नहीं मानी जाएगी। अगर ये ड्यूरेशन पूरा नहीं कंप्लीट होता है किसी स्टूडेंट का, किसी ट्रेनिंग का, तो फिर एडिशनल ट्रेनिंग का टाइम उनका होगा, उनका कोर्स पीरियड एक्सटेंड कर दिया जाएगा, उनको COFR तब तक नहीं इश्यू होगा तब तक ये मिनिमम टाइम कंप्लीट ना हो। उसके बाद में नेक्स्ट पार्ट में AMC में टिपिकल कन्वर्जन्स दिए गए हैं कि किस सब कैटेगरी से किस सब कैटेगरी के लिए कितना एक्सपीरियंस चाहिए, कितना क्या चाहिए, हर रिक्वायरमेंट इसमें लिखी है, इसको रीड कर लिएगा फॉर जनरल नॉलेज। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज़ बेसिक नॉलेज एग्जामिनेशन। बेसिक नॉलेज का जो एग्जामिनेशन होगा वो CAR 66 के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग होगा, ट्रेनिंग नोट्स के बिना कंडक्ट किया जाएगा, और साथ ही साथ में कौन सा पर्टिकुलर मॉड्यूल हो रहा है उसका रिप्रेजेंटेटिव क्रॉस सेक्शन कवर करना है उस सब्जेक्ट का, और ये एग्ज़ाम कंडक्ट होगा बाय DGCA। जो प्रैक्टिकल असेसमेंट, अब नेक्स्ट बात आती है, टॉपिक है बेसिक प्रैक्टिकल असेसमेंट। अभी एग्जामिनेशन था, अब असेसमेंट। जो बेसिक प्रैक्टिकल असेसमेंट है वो बेसिक मेंटेनेंस ट्रेनिंग कोर्स के टाइम होगा, और ये करेंगे प्रैक्टिकल असेसर्स, जहाँ पर किसी और से कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए, तो फिर ये लोग नॉमिनेट करते हैं प्रैक्टिकल असेसर्स को दूसरी ऑर्गेनाइजेशन से, तो वो लोग इस चीज़ को कैरी आउट करेंगे। जब भी प्रैक्टिकल असेसमेंट जो कंप्लीट होगा, यानी प्रैक्टिकल असेसर सेटिस्फाई होगा, तो फिर उस स्टूडेंट को एसेस्ड पास दिया जाएगा। और एसेस्ड पास तभी दिया जाएगा जब स्टूडेंट को ऐसा लगे, जब प्रैक्टिकल असेसर को ऐसा लगेगा कि स्टूडेंट के पास कैपेबिलिटी है और स्टूडेंट डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है अपनी कैपेबिलिटी की वो रेलेवेंट टूल्स, इक्विपमेंट्स, टेस्टिंग कर सकता है, हर चीज़ कर सकता है बिना किसी गलती के, कोई डिफेक्ट नहीं उससे मिस हो रहा है, मैन्युफैक्चरर की या फिर मेंटेनेंस मैनुअल्स की जो भी गाइडलाइंस है वो फॉलो कर रहा है, प्रॉपरली इंस्पेक्शन कर रहा है, प्रॉपरली टेस्टिंग कर रहा है, करेक्ट रिमूवल, फिटमेंट, एडजस्टमेंट कंपोनेंट्स का यूज़ कर रहा है, असेंबली डिसेंबली कर पा रहा है, हर चीज़ सही से कर रहा है, और साथ ही साथ में वर्किंग कंडीशन उसका क्लीन है, सेफ्टी प्रिकॉशंस ले रहा है, रेस्पॉन्सिबल एटीट्यूड है उसका फ्लाइट सेफ्टी की तरफ और एयरवर्दीनेस ऑफ एयरक्राफ्ट की तरफ। इस केस में स्टूडेंट को एसेसर, जब ये सभी चीज़ें स्टूडेंट डेमोन्स्ट्रेट करता है, तो एसेसर एसेस्ड पास स्टूडेंट को दे देगा।
अब हम लोग आगे देखते हैं कि अपेंडिसेस में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अपेंडिसेस में फॉर्म नंबर दिए हुए हैं और उसके बाद में किस चीज़ के लिए फॉर्म यूज़ हो रहे हैं ये दिया हुआ है, एमटीओई के बारे में दिया हुआ है एंड कुछ चीज़ें और एडिशनल दी हुई हैं। सो वीडियो के एंड में सभी फॉर्म नंबर लिखे हुए हैं। हम लोगों ने एक पेज प्रोवाइड कर दिया है, वीडियो के एंड में एक स्लाइड है जिसमें सभी फॉर्म नंबर्स मिल जाएंगे और साथ ही साथ में वो फॉर्म किस लिए हैं ये भी मिल जाएगा। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और साथ ही साथ में एमटीओई को हम लोग एक बार देख लेते हैं वीडियो एंड होने से पहले। एमटीओई के 4 पार्ट्स होते हैं। पार्ट 1 मैनेजमेंट होता है, पार्ट 2 ट्रेनिंग एंड एग्जामिनेशन प्रोसीजर्स होता है, पार्ट 3 ट्रेनिंग सिस्टम क्वालिटी प्रोसीजर्स होता है एंड पार्ट 4 अपेंडिसेस है। सो इसी के साथ हम लोग आते हैं टू द एंड ऑफ दिस वीडियो। होप you like this video. If you have any doubt, then drop it in comment section. We will try to clear it as soon as possible. And don't forget to like, subscribe and hit the bell icon.